हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री चैनल पर। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी केमिस्ट्री के क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियोस के अंदर। तो आज उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आगे। और कंटिन्यूड सीरीज के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक ऐसा है, ये केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर यानी जिसको हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और शॉर्ट फॉर्म में इसका दूसरा नाम भी मोल कॉन्सेप्ट ही रखा जाता है, वो इसी के वजह से रखा जाता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का ये। तो देखिएगा आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर ये किसी को समझ नहीं आता है तो ये पूरी समय तक, जब तक कोई इंसान, जब तक कोई भी बच्चा केमिस्ट्री डील करता है, केमिस्ट्री से बातें करता है, डील करता है, तब तक ये परेशान करता है हमें। क्योंकि ये मोल ऐसी चीज होती है कि ये बार बार कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। और अगर आपको ये समझ आ गई तो ये इससे ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट भी कुछ नहीं है। तो देखिएगा आज हम लोग इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे कि जिससे कि हमें सबसे इजी कॉन्सेप्ट ही ये लगने लग जाए। तो देखिएगा बेटा जी, स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसको। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहानी है देखिएगा, सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करते हैं, जनरल तरीके से मैं आपको समझाता हूं पहले इसको। हम लोग बोलते हैं कि भाई 1 डजन, 1 दर्जन का मतलब कितना होता है, 12 होता है। एक स्कोर का मतलब 20 आइटम्स कंसीडर किया जाता है, कुछ भी। 1 ग्रोस का मतलब 144 आइटम्स होता है। 1 लीटर का मतलब हम लोग पढ़ते हैं, सुना है हमने कि 1000 मिलीलीटर होता है, ml के बराबर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। तो देखिएगा बेटा जी, हमने ये यूनिट्स यूज की हैं कुछ। भाई अगर आप लोगों को कोई भी चीज लेनी है, मान लो आप केला खरीदने गए, तो वहां पर जाकर के आप केले वाले को ये भी तो कह सकते थे कि आप मुझे 12 केला दे दीजिए। तो भी गलत तो नहीं बोला हमने फिर भी सही बोली चीज कि भाई 12 केला दे दीजिए। या हमने एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दिया भाई 1 डजन केला दे दो। 1 डजन केला दे दो तो उसका मतलब भी 12 केले ही होगा, क्योंकि वो भी जानता है और हम भी जानते हैं इस बात को कि 1 डजन का मतलब 12 होता है। यानी कि 1 दर्जन का मतलब 12। एक स्कोर हमने बोल दिया, एक स्कोर दे दो, ये चीज एक स्कोर दे दो। एक स्कोर का मतलब 20 आइटम दे देगा वो, जो भी चीज हम मांगेंगे उसके 20 काउंटिंग करके 20 नंबर्स हमें दे देगा वो, 20 चीजें दे देगा वो। एक ग्रोस बोल दिया तो 144 आइटम्स दे देगा, जो भी चीज हम लेने गए हैं वहां पर 144 आइटम्स हमें मिल जाएंगे वो चीजें। तो 1 लीटर बोला तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml, एक ml जोड़ जोड़ करके 1000 ml बनता है। फिर 1000 ml को टोटल को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 लीटर लिख सकता हूं। या तो मैं दूध वाले को बोल दूं कि 1000 ml दूध देके जाओ मुझे, या मैं बोल दूं 1 लीटर दूध देके जाओ मुझे। तो सिंपल सी दोनों में सेम ही बात है, लेकिन कुछ कॉमन यूनिट्स है ये। 1 किलोमीटर को हम क्या लिखते हैं, 1000 मीटर, यानी एक मीटर जोड़ के 1000 मीटर बनता है। फिर 1000 मीटर को क्या कह सकते हैं हम, 1 किलोमीटर कह सकते हैं। तो ये जो यूनिट्स मैंने लिखी है यहाँ पर, ये यूनिट्स क्या है जनरली, जैसे आपने सुना है आज तक कि भाई दर्जन जनरली हम लोग केला के लिए यूज करते हैं। लेकिन बेटा जी के जरूरी थोड़ी ना है कि आप 1 डजन बराबर 12 सिर्फ केला के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी आइटम जो आप खरीदने गए हैं मार्केट में, वो आप कोई भी आइटम ये कह दीजिए 1 डजन, चाहे आप नोटबुक खरीदने गए हैं, मान लीजिए आप पेन खरीदने गए हैं, तो आप वहां जाकर के क्या बोलेंगे, भाई 1 डजन नोटबुक दे दीजिए मुझे। तो 1 डजन नोटबुक अगर आपने मांगी वहां पर जाकर के, तो उसका मतलब भी क्या होता है, वही होता है। 1 डजन का मतलब वही 12 ही देगा उस चीज को। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि भाई 1 डजन का यूज केवल केला के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग किसी भी आइटम को 1 डजन अगर बोलेंगे तो वो 12 ही कहलाएगा। एक स्कोर किसी भी आइटम को बोलेंगे तो 20 आइटम्स ही मिलेंगे हमें। एक ग्रोस बोलेंगे तो 144 आइटम्स मिलेंगे। 1 लीटर दूध बोलूं या 1 लीटर पानी बोलूं या 1 लीटर ऑयल बोलूं तो वो 1000 ml के बराबर ही होगा। 1 किलोमीटर डिस्टेंस बोलूं या 1 किलोमीटर का कोई एरिया बोल दूं, मैं कुछ भी बोलूं तो 1000 मीटर के बराबर ही होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहा हूं। तो ये बेटा जी क्या है, सब ये काउंटिंग यूनिट्स हैं। क्या ये काउंटिंग यूनिट्स हैं।
अब क्या होता है, ये चीजें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आती है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से बचपन से अब तक सुनते आ रहे हैं। एक और चीज बता देता हूं, एक पेयर का मतलब 2 आइटम्स होता है हमेशा। एक पेयर अगर बोल देते, आपने किसी को बोला कि मेरे लिए जूते लेके आने, जूते लेके आने मतलब सामने वाले को समझ आता है कि आपके लिए 2 जूते लेके आने, यानी एक पेयर जूता लेके आना है आपके लिए, एक पेयर मतलब 2 जूते लेके आएगा। कंपनी को भी पता है कि 2 ही जूते देने हैं, और जो दुकानदार बेचता है उसको भी ये बात पता होती है कि 2 ही जूते देने हैं, 2 ही आइटम होते हैं, एक पेयर का मतलब 2, यानी क्योंकि इंसान के हाथ और पैर इस तरीके, यानी पैर 2 होते हैं तो पैर में जूते पहनेंगे, जूते पैर में पहनेंगे तो 2 ही जूते देने पड़ेंगे। आप ग्लव्स लेने गए तो भी आपको 2 मिलेंगे, क्योंकि पेयर वाली चीज आपको हमेशा पेयर में मिलेगी। एक पेयर का मतलब हमेशा 2 कंसीडर किया जाता है। अब क्या होता है कि जब हम बातें करते हैं, ये सब चीजें तो हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड थी, लेकिन अगर बेटा जी मैं बोल दूं, अगर बेटा जी मैं क्या बोल दूं, देखिएगा मोल एक यूनिट बोल दूं कि भाई मोल क्या होता है, जैसे हमने 1 डजन की बातें की या इस तरीके की कुछ भी बातें की, तो इसी तरीके से मोल भी क्या है, बहुत लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती है कि मोल का मतलब क्या होता है, यानी मोल से बड़ी घबराहट सी रहती है, उनको बड़ा हेजिटेशन होता है, पता नहीं ये मोल क्या चीज है। लेकिन ये मोल बहुत ही इजी सी चीज है, बहुत इजी कैसे चीज है ये, मोल भी क्या है एक बेटा जी, एक काउंटिंग यूनिट ही है, काउंटिंग यूनिट ही तो है, ये भी काउंट करने के लिए यूज की गई एक यूनिट है। लेकिन किस चीज के लिए काउंट करने के लिए यूनिट यूज की गई थी, ये पहली बार यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के नंबर को काउंट करने के लिए मोल जैसी यूनिट को यूज करना पड़ा हमें। और मोल क्या है, बेहद सिंपल सी बात है, ये बेहद सिंपल सी बात है ये, एक मोल यानी अगर मैं इसको आपको क्लियरली बात समझाऊं तो कार्बन लिया हमने, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, उससे क्या पता लग जाता है हमें, मास, और स्पेक्ट्रोग्राफ या ग्राफ के बारे में सब चीजें पता लगती है वहां से। तो यहां से हमें क्या पता लग पाया, यहां से हमें पता लगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन के एक एटम का जो मास था बेटा जी, वो निकल करके आया हमारा इस स्पेक्ट्रोस्कोप नाम के इंस्ट्रूमेंट से, वो निकला 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स, इतना निकल के आया था। यानी हम कार्बन को, मैंने पहले भी बताया था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जब पढ़ाया था मैंने, उस टाइम पर एटॉमिक मास बोला था, तो भी मैंने कार्बन को एज ए रेफरेंस कंसीडर करके बताया था आपको, अभी भी मैं कार्बन को एज ए रेफरेंस कंसीडर करके आपको समझा रहा हूं इस चीज को। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना निकल के आया, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स के इक्वल आया। अब देखिएगा 1 मोल ऑफ कार्बन, या मैं ऐसा बोल दूं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन वो 12 ग्राम के बराबर होता है, 12 ग्राम के इक्वल होता है, 12 मानते हैं हम उसको, मैंने बताया आपको ये चीज पहले, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम होता है। अगर आपसे पूछ ले कि इस 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स से हो जाएंगे यहां पर, तो देखिएगा नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा जी, देखिएगा कितना हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग मास, यहां पर मैं इसको क्लियर कर देता हूं पहले, फिर समझाता हूं आपको आगे वाली बातें, इसको क्लियर कर देते जरा, फिर समझाते हैं। देखिएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है बेटा जी, अभी बताया 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम के इक्वल होता है, ये मैंने अभी बताया आपको।
अब हमने देखा कि 1 मोल ऑफ कार्बन बराबर कितने के है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम के इक्वल होता है कि नहीं है। अब मुझे पता लगाना है कि 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो 12 ग्राम को एक एटम के मास से डिवाइड कर दूं कि नहीं कर दूं मैं, यानी 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स एटम्स इक्वल टू, सब्सटेंस की जगह मैं यहां पर क्या कार्बन लिख देता हूं, अभी मैं कार्बन के लिए बात कर रहा हूं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23, ये भी ग्राम था और ये भी ग्राम था, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट आ गया। इसको आप जब सोल्व करेंगे, ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एक वैल्यू आपके पास निकल करके आएगी। बेटा जी ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को ही हमने क्या नाम दे दिया गया, ये एक साइंटिस्ट होते थे जिनने इसको डिटरमाइन किया था, एवोगैड्रो नंबर कहने लगे हम इसको। क्या कहते हैं इसको हम, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एन और इस तरीके से ए, सबस्क्रिप्ट के तरीके से ए लिखा होता है, एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है, यानी किसी भी एटम का, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मतलब क्या होता है, इतने पार्टिकल्स, इतने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, जो भी बातें कर रहा होगा वो सब्सटेंस के बारे में, एटम पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है, आयन पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है वो हम बताएंगे। लेकिन किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है। इसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसका स्मॉल नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करने का, कैपिटल एन, और ए भी बड़ा ही होता है लेकिन वो लिखा छोटा इस तरीके से जाता है, सबस्क्रिप्ट के तरीके से। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट। अगर ये बात आपको क्लियर हुई है तो फिर हम आगे की कुछ बात करते हैं, जरा देखिएगा क्या होता है, जरा देखते हैं आगे क्या है, जरा देखिए जरा। अब मैं अगर कहूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बेटा जी वो Na एटम्स के इक्वल ही होता है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू Na एटम्स के इक्वल ही होता है। यानी यहां से एक बात समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, क्या इधर एटम लिखा है तो यहां पर भी एटम ही लिखा होगा, यहां पर एटम लिखा है तो देखो यहां पर भी एटम ही लिखा है। अगर मॉलिक्यूल लिखा होगा तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल लिखा है तो मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएगा। अब देखिएगा अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए तो O2 क्या होता है, ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है O2। अब O2 मुझे बताइए कैसे बना है, एक O और दूसरा O, दो O डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं इस तरीके से। यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कितने ऑक्सीजन एटम से, 2O एटम से मिलकर के बने, 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ है ये, है कि नहीं है, 2 ऑक्सीजन एटम्स 2O एटम से मिलकर के बना है। अगर आपको इसी को सिंप्लीफाई करना पड़ जाए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसके अंदर यहां पर मॉलिक्यूल्स आया था अभी, लेकिन अगर इसको एटम्स के अंदर पूछ लिया जाए तो बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे, 2 इंटू में Na एटम्स के इक्वल हो जाएगा। हमारे लिए सिंपल सी बात है, जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल को बनने के लिए जितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एटम्स आप यहां डाल देंगे और उसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर है। अब देखो पहले मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल लिखा था, लेकिन जब एटम में कन्वर्ट किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया पहले, तब जाकर के एटम में कन्वर्ट हो पाए। अदरवाइज आप मॉलिक्यूल में लिखेंगे अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो फिर वो मिस्टेक है, वो गलत हो जाएगा आपके लिए। क्लियर हो गई ये बात। अगर ये चीज क्लियर हुई है तो देखिएगा फिर एक और एग्जाम्पल में डिस्कस करता हूं, एक और एग्जाम्पल जरा डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर बोला जाए 1 मोल ऑफ सल्फर
मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल बोले तो बेटा जी Na मॉलिक्यूल्स आप लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, जिन चीजों को आप समझते जा रहे साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रहे, बाद में देखने में काम आएगा आपको। आपसे बोला गया 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल बराबर कितने मॉलिक्यूल्स के? Na मॉलिक्यूल्स के। लेकिन सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है, सल्फर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी सल्फर मॉलिक्यूल होता है S8। 8 सल्फर जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। वो क्लास 12th के अंदर आप पढ़ लेंगे, बाद में आएगा वो, अभी नहीं आएगा। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिएगा S8 होता है, यानी 8 सल्फर जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बन पाता है। तो अब अगर मैं पूछूं कितने सल्फर के एटम्स जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना, तो 8 सल्फर एटम्स जुड़े हैं तब जाकर के एक मॉलिक्यूल बना है कि नहीं बना है? तो अगर आपसे 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल बराबर Na मॉलिक्यूल्स के था, अगर ये एटम्स में पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू Na एटम्स लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे हम लोग यहाँ पर? अगर ये चीज क्लियर हो गई आपको तो बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। ये तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रिलेशन हो गया। एक चीज और भी होती है, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स, अगर एटम है तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होता है वो उसके एटम है तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का उसके एटम मॉलिक्यूल के बराबर तो होता है, जो मैंने पीछे पढ़ाया, अभी आपको इससे पहले जो पढ़ाया वही, लेकिन वो साथ ही साथ एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल भी होता है। ये चीज भी आप नोट करेंगे। यानी अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो बेटा जी वो कार्बन एटम Na एटम्स के बराबर तो होता ही होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी। लेकिन साथ ही साथ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं दोबारा से, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जो है वो बराबर 12 ग्राम के बराबर भी होता है, इक्वल टू 12 ग्राम भी होता है वो। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जब देखिएगा ये वाली चीज, 1 मोल कार्बन एटम बराबर Na एटम्स के भी है और 1 मोल कार्बन एटम 12 ग्राम के बराबर भी है। तो यहां से अगर इनको कंपेयर कर दिया जाए तो 12 ग्राम बराबर क्या हो सकता है? Na एटम्स के बराबर भी तो हो सकता है। यानी 12 ग्राम जो मास होता है कार्बन का, जो 12 ग्राम मास हम लोग मानते हैं, वो कितने एटम्स का मास है? वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के मास को कलेक्ट कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, उसके बाद जो मास बनता है वही होता है 12 ग्राम मास। तो किसी भी एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, जिसके लिए भी आपसे पूछा जाए, उसके लिए क्या होता है? वो उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ही होगा हमेशा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगर ये बात आपको समझ आई क्लियरली, तो फिर मैं आगे कुछ और बातें समझाता हूं, जरा आप खुद देखिएगा। एक चीज और देखेंगे हम लोग, 1 मोल ऑफ NaCl बोल दिया, जैसे बोलते हैं आपको, क्या बोल दिया? 1 मोल ऑफ NaCl आपको बोल रखा है। तो बेटा जी 1 मोल ऑफ NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, या सॉरी फॉर्मूला मास, क्योंकि ये फॉर्मूला मास है, मैंने बताया था आयोनिक सॉलिड का फॉर्मूला मास होता है इसका 58.5 ग्राम। तो जो NaCl का 1 मोल होगा वो किसके बराबर होगा? 58.5 ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर।
58.5 ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होता है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये सब बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं अभी। कौन सा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, लेकिन बेहद इजी, लड्डू सवाल होगा उसके अंदर, बिल्कुल इजी होगा ये। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या डिस्कस करने वाला हूं मैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बेटा जी इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत इजी होगा इसके ऊपर। बस आपको याद रखना है, अगर आपको अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना आता है तो आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर इजीली निकाल पाएंगे। इसका यूज क्या होता है? टू कैलकुलेट द परसेंटेज composition of an element present in a compound। किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करने के लिए हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन का यूज करते हैं। इसको मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल लेकर के। जैसे वाटर एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, सिंपल सा, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लिया वाटर। अब वाटर का अगर मैं बोलूं बेटा जी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालिए, आप मॉलिक्यूलर मास निकालते वाटर का तो 2 into 1, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और हाइड्रोजन होते 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 16 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 प्लस 16 तो 18 ग्राम मास आ जाता है हमारे पास। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया पानी का, वाटर का? 18 ग्राम, जो कि आप पहले से भी जानते हैं इस बात को। अब आपसे पूछा क्या जाएगा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पूछ लिया आपसे एक बारी। हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा आपसे तो आप करेंगे क्या? मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दी कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की कितना मास प्रेजेंट है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ दी कंपाउंड। कंपाउंड के टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए और परसेंटेज निकालते टाइम 100 से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। 100 से आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे यहां पर, और कैसे कैलकुलेट कर देंगे इसको, क्या आंसर आ जाएगा जरा देखिएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर आपने कैलकुलेट करा यहां पर तो क्या आएगा? 2, मास कितना है हाइड्रोजन का? 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, यानी 2 से 9, और क्या हो जाएगा? 100 को 9 से डिवाइड कर देंगे, इतने परसेंटेज आंसर आ जाएगा आपके पास। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए साथ के साथ यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए आपसे, ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जाए तो ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा जी? 16 ग्राम। 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 कर देंगे आप 8, 9, इस तरीके से हो जाएगा 8/9 इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। अब देखिएगा एक तरीका तो था ये कैलकुलेट करने का। अब हमने जो एग्जांपल लिया उसमें सिर्फ 2 ही तरीके के एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। 2 एलिमेंट से मिलकर के ये कंपाउंड है या मॉलिक्यूल बना हुआ है। क्लियर है? लेकिन जब 2 ही कंपाउंड से मिलकर के बनाए तो जब आप 2 एलिमेंट से मिलकर के बनाए हैं तो आपने एक एलिमेंट का अगर निकाल लिया मास, एक एलिमेंट का आपने मास परसेंटेज निकाल लिया तो टोटल मास परसेंटेज हम कितना मानते हैं बेटा जी? 100 ही तो कंसीडर करते हैं। अगर टोटल में से एक का हमने कैलकुलेट कर लिया तो दूसरे का निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, ये वाला फॉर्मूला दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ना करना चाहें तो आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर 2 के केस की बात है तो का बोल रहा हूं मैं, अगर सिर्फ 2 एलिमेंट से कंपाउंड बना है तो एक का निकालिए, दूसरे को 100 में से माइनस कर दीजिएगा। दूसरे के लिए जो आपने कैलकुलेट कर लिया उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, दूसरे का परसेंटेज कंपोजिशन इजीली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। लेकिन अगर 3 की बात है तो फिर आपको 2 का कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले और
फिर 2 का कैलकुलेट करने के बाद 2 के मास परसेंटेज को या परसेंटेज कॉम्पोजिशन को आप 100 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो थर्ड का निकल जाएगा। यानी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट वहां पर है उसमें से अगर 4 का इन्वॉल्वमेंट है तो 3 का कैलकुलेट करके एक का कैलकुलेट करने के लिए आप 100 में से तीनों का माइनस कर दीजिए तो आज कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास। इज इट ओके टू ऑल ऑफ योर नोट? अगर ये बात आपको समझ आई है तो ये था हमारे आज की क्लास का, आज की वीडियो का सारा, आज के लेक्चर का सारा फंडा। और सारा जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप डिस्कस करते हैं या जो चीजें आप वीडियो में देखते हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करिएगा। और अगर कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप, मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, केमिस्ट्री विद सुनील यादव के नाम से वहां पर चैनल है। कैम स्पेस चैनल सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा वहां पर, या केमिस्ट्री विद सुनील, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आपको, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। वहां पर मैं डेली आपको वर्कशीट दे दूंगा। जब आप मुझे कोई आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप वहां पर मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट आपको, जो भी डाउट आपको लगता है वहां पर इजीली आपको हैंड टू हैंड उसका रिप्लाई मिलेगा। और साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, सारी चीजों को अच्छे से समझते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं आप। और नीडी पर्सन्स तक पहुंचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जिनको वास्तव में जरूरत है, जो इतनी महंगी कोचिंग की फीस नहीं दे पाते, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं इस वीडियो को, इससे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को जानकारी दें, बताएं उनको। और आप सब लोग अपने अपने घर पर हेल्दी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।